हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपने यदि एग्ज़ाम दिया है तो देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल सरल तरीके से क्वेश्चन सेटअप किया गया था। तो उसी का जो 25 मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था उसी को हम आज सॉल्व करेंगे, आंसर की निकालेंगे कि क्या उसका आंसर होगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सब जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एक पेपर दिया हुआ है, ये ठीक है। तो इसका जो है हम सोल्यूशन कराएंगे। इसमें जो 25 मैथ है इसी का हल कराएंगे। आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैथ के पहला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 51 है। 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसको हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में समय के लिए काफ़ी बचाव कर सकें। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। यानी 10 कुर्सी का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी 10 सीपी बराबर 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो 8 एसपी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। दस कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, के समान है। बोला है के समान है, तब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए सामने इसके बराबर है, यानी 10 सीपी बराबर 8 एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं ना। देखिए बराबर किस पार उस पार से काट सकते हैं, या तो फिर ऐसे करिए, सीपी को और एसपी को इसके बटे में लाइए और 10 को 8 के बटे में ले जाइए। लिखेंगे सीपी बटे में एसपी, तो ये 8 बटे में 10 नीचे चले जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा 10। इसको काट दीजिए, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो सीपी और एसपी का जो अनुपात आया, क्या आया, 4/5 आया है। अब यहाँ देखिए सीपी कितना है, तो आप कहेंगे सीपी कितना है, 4 सीपी दिया हुआ है। और एसपी कितना है, तो एसपी 5 दिया हुआ है। यानी कि मेरी सीधी सी बात यह है, कहने का मतलब ये है कि 4 रुपये का सामान था, उसने 5 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं आप सबको पता है कि कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। कितने पे, 4 पे। हमेशा नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा सीपी ही लिखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य ही लिखते हैं और 100 से गुणा करा देते हैं। तो इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 25 चौको 100। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है। बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है विक्रय मूल्य पर, ऑप्शन दूसरा है लागत मूल्य, और तीसरा है अंकित मूल्य, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
हमने इसके पहले डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ाया था ना, यही बताया था कि बट्टा का जो परिकलन होता है हमेशा किस पे किया जाता है, एमपी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, तो बट्टा का परिकलन हमेशा सदैव किस में किया जाता है, अंकित मूल्य पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर किया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। देखिए 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 28 रुपए पर 18 माह का प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए 18 माह का मतलब कितने साल हो गए, तो आप बोलेंगे कि 1.5 साल हो रहे हैं। देखिए 12 महीने का 1 साल हुआ और 6 महीने के यानी आधा साल हुआ। ठीक है, आधा वर्ष हुआ। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत बोल रहा है, 10% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। ठीक, यानी कि एक तरफ लिखेंगे क्या लिखेंगे, मूलधन, और एक तरफ लिखेंगे या फिर मिश्र धन बोलेंगे। इधर लिखेंगे मूलधन, मूलधन, और इधर लिखेंगे मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, इसका अनुपात निकालते हैं। देखिए 10 से कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपए कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। ये कितने साल का निकाला हमने, 1 साल का निकाला। एक बार मतलब एक बार निकाल लिया तो 1 साल को हो गया। 10 से 1 रुपए का हमको ब्याज मिला, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें 6 महीने का और निकालना है। 6 महीने के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 साल का 10% था, तो यानी कि 6 महीने कितने परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। 20 रुपए से 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 21 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ हम 1 साल तो निकाल लिए, अब दूसरे साल में प्रवेश किया, यानी कि 6वां महीना, 6 महीने और निकालना है 6 महीने का ब्याज। तो यहाँ 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, बात समझा रही। देखिए अभी कितना हो जाएगा, इसको गुणा कराइए आपस में, तो ये 200 हो जाएगा, और इसको गुणा कराइए कितना हो जाएगा, तो 11 और 11 दूनी 22, 22 1 23 हो जाएगा। देखिए 200 से 231 कितने का ब्याज मिल रहा है हमको, 31 रुपए का हमको ब्याज मिल रहा है। और जो कि दिया हुआ है ब्याज दर से 28 रुपए पर मूलधन कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, यानी कि 200 का मान दिया है 2800 रुपए। हमको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकालना है, ना कि मिश्र धन निकालना है। यदि हमको मिश्र धन निकालना होता तो 231 से गुणा कर देते और 2800 से हम भाग दिला देते। ठीक, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, देखो 200 किसका मान दिया है, 2800 का। यहाँ लिखेंगे 2800 200 का मान है, हमको निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो 200 से कितना ज्यादा है, 31 ज्यादा है, इसी को लिख लेंगे। 1 0 से 2 0 से खत्म, ये तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। जब इसको गुणा कराएंगे 14 कम 14 और 14 थी 42 1 43, कितना रुपए हो जाएगा, इसका ब्याज आया 434 रुपए। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि हमसे यहीं पे पूछ लेता कि इसका मिश्र धन क्या होगा, क्या पूछ लेता, मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 231 से गुणा कराते हैं। ठीक है, अब 14 का इसमें जब गुणा करा देंगे तो 14 एकम 14 हो जाएगा, और 14 थी 42 1 43 के 3 4, 14 दूनी 28, 28 4 32 हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और हमारा मूलधन कितना था, 2800 रुपए, और मिश्र धन कितना आया, 3234 रुपए। अब जब हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या आएगा, ब्याज ही तो आएगा। तो यहाँ 2800 रुपये घटा दीजिए इसमें। देखिए 4 3 12 में से 8 गए 4,
434 रुपए। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, कूट सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, गोलार्ध है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है। देखिए, आप एग्जाम में बैठते समय किस तरह से उस प्रश्न को हल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए गोलार्ध दिया हुआ है, बी घनाभ दिया हुआ है, शंकु दिया है, बेलन दिया हुआ है। अब जैसे मान के चलिए आपको सब नहीं पता है, लेकिन कम से कम मान के चलिए आपको पता है घनाभ को पता है कि इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो आप मिलान कीजिए कूट में कि ए का 4 कहाँ पे दिया हुआ है, मिलान इस तरह से आप हल कर सकते हैं। वो बी का 4 कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए बी का 4 बी का 4 तो लगभग सभी में दिया हुआ है, सभी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप तो फेल हो गए। फिर से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे बेलन का देखते हैं। बेलन का क्या हो सकता है, बेलन का कितने फलक होंगे। देखिए ये बेलन है, ये तो बेलन का तो एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक सामने का फलक हो गया। कितने फलक हुए, 3। तो यानी कि बेलन डी का कितना हो जाएगा, डी 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 3, तो डी का 3। हमको एक ऑप्शन मिल गया। तो इस तरह से देखिए हमको पूरा जांचना भी नहीं पड़ा। और जैसे हमको नहीं मालूम है, गोलार्ध का नहीं मालूम है, शंकु का नहीं मालूम है, लेकिन हम देखिए 2 हल करने के बाद हमने ज्ञात कर लिया। बी 4 देखिए सब में दिया हुआ है, लेकिन डी 3 तो सब में दिया नहीं है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। यानी कि ए का दूसरा 1। गोलार्ध में कितने फलक होते हैं, गोलार्ध का मतलब समझते हैं, ये गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए एक ही तो फलक है इसमें, तो इस तरह से दिया हुआ है। गोलार्ध का दूसरा हो जाएगा, घनाभ का 6 हो जाएगा, शंकु का भी 2 हो जाएगा। शंकु का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 फलक होते हैं। और जो बेलन का है वो 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 54 का दूसरा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त होता है। देखिए कोई भी सहभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है, तो उसका महत्तम समापवर्त क्या आता है। जैसे मान चलिए 13 हो गया, और मान लीजिए कोई सहभाज्य जो किसी से ना कटे, खुद एक या स्वयं से कटे, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया। अब इनका महत्तम समापवर्त क्या आएगा, इनका मासा क्या निकल कर आएगा। इनका गुणनखंड देखते हैं, या तो ये खुद से कटेंगी या तो एक से कटेंगी। तो यानी कि ये भी एक से कट रही है, ये भी एक से कट रही है, तो इनका महत्तम क्या आएगा, एक ही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, कूट दिया हुआ है, इसको मिलान सेट करना है कौन से सही है। किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, क्या सही है ये। और दूसरा दिया हुआ है बी नंबर, एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है, एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है। बी नंबर सही है या गलत। सी कह रहा है, यदि कोई संख्या 2 सहभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए यदि कोई संख्या 2 असहभाज्य संख्याओं से विभक्त हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी या होती है। तो ये भी गलत हो सकता है। ठीक है, गलत है। डी नंबर क्या कह रहा है, 2.5 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 10 है। तो इसको चेक कर लीजिए, डी नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए 2.5
पहले देखिए इसको सब जो सही है उसको सही लगाते चलो और जो गलत है उसको काटते चलो। तो पहले देखिए किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, नहीं होता है। उस संख्या का सटीक विभाजक नहीं होता है, ठीक। क्या होता है? नहीं होता है। तो ए क्या हो जाएगा? गलत। बी क्या हो जाएगा? एक प्रत्येक संख्या का गुणक होता है। देखिए सभी संख्याओं में एक हमेशा गुणक छिपा रहता है, ठीक है। सभी संख्याओं का, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो या फिर परिमेय संख्या, सभी संख्याओं का एक गुणक होता है, ठीक। तो ये बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या दो असहभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी नंबर क्या कर रहा है? 2.5 और 4 का लघुत्तम समापवर्त 10 है। देखिए चेक कर लेते हैं इसको। 2.5 और 4 का लासा निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव से हमें घबराना नहीं है। यहाँ 10 लगा लिए, 5 × 25, 5 दूनी 10, कितना आया? 5/2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर का लासा और नीचे का मासा, इसको गुणा करा दीजिए। 5/2 × 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि डी नंबर सही है। डी ऑप्शन सही है। ई नंबर क्या कह रहा है? संख्या का प्रत्येक गुणांक संख्या से कम होता है। संख्या का प्रत्येक गुणांक संख्या से कम होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों। बी हो जाएगा सही और डी। तो ऑप्शन नंबर 2, 56 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मिलान करना है। आइए थोड़ा स्पीड में करते हैं। 57 क्या कह रहा है? देखिए मिलान करना है। इसको हल करने के बाद देखिए यदि आप 1-2 हल करने के बाद 2 ऑप्शन पकड़ लेते हैं तो आपको पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी पहले उठाते हैं। सी कितना दिया? 4/15 ऑफ 5/7, ठीक। अब आपका मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है? का होता है। का मतलब गुणा होता है। तो 4/15 गुणे 5/7 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 नहीं 15, क्या आएगा? 3/3 सते 21। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा। 4/21 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी का 4 किस में दिया हुआ है? सी का 4। देखिए 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर चौथा में दिया हुआ है। 2 सी का 4, हाँ। और 2 ऑप्शन तो वैसे भी कट गए। अब हमको 2 में ज्ञात करना है, यानी कि 1 की वैल्यू अब हम और ज्ञात कर लें तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे डी वाला उठा लेते हैं अब, ठीक है। डी उठा लेते हैं। क्या करा? 460 गुणे 15 माइनस 5 गुणे 20। देखिए आपने बॉड मॉस तो पढ़ा होगा कि इस तरीके से इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको हल किया जाता है। बॉड मॉस का मतलब क्या होता है? बॉड मॉस ब्रैकेट हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एडिशन हो जाएगा और एस से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसको हल करिए। देखिए सबसे पहले किसको हम हल करेंगे? यानी कि भाग तो इसमें दिया नहीं हुआ है, दिया नहीं है, यानी कि ऑफ के बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करा दीजिए। इसका इसमें गुणा कराएं और इसका इसमें गुणा कराइए, ठीक। इसको या तो फिर हाँ गुणा कराना पड़ेगा। 15 गुणा कराइए इसमें, 15 0 0 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 90 की 0 और 15 चौको 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। माइनस इसमें गुणा कराइए इसको,
5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। ये कितना आएगा इसका आंसर? 6800। ठीक है ये। अब देखिए डी का किस में मिला? दूसरा में। देखिए D2 ये मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं आप 1 2 ऐसे उठाइए और उसके बाद पूरा आपको हल नहीं करना पड़ेगा। देखिए D2 भी मिल गया। ठीक, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 57 का 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? दो अनुक्रमिक विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर सदैव विभाज्य होता है। किससे होता है? 6 से होता है कि 5 से होता है, ठीक, कि 8 से होता है कि 7 से होता है। ठीक, हमको ये चीज निकालना है। दो अनुक्रमिक विषय पूर्णांकों के वर्ग का विषम दिया हुआ है यहाँ पे। दो अनुक्रमिक विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर होता है सदैव किससे विभाज्य होता है? विषम पूर्णांक मान के चलिए 9 ले लेते हैं एक, और कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 के बाद 5 ले लीजिए। ठीक, 9 9 81 हो गया और 5 5 25 हो गया। अब इसमें 81 में से 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 11 में से 5 गए 6 और यहाँ क्या बचा? 7, 7 में से 2 गए 5। देखिए 56 किससे कट रहा है? 56 6 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 5 से भी नहीं कट रहा है। 7 7 8 56 यानी 7 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। ठीक है, 7 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। 7 8 56, 8 7 56। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 15 ले लेते हैं, और कोई संख्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 15 15 हम 225 हो जाएगा और 9 9 81। इसको घटाकर चेक करते हैं किससे कटता है। 5 में से 1 गए 4 और 12 में से 8 गए, कितना बचेगा? 4 कि 1। अब 144 किस संख्या से कट रहा है? 7 से कटेगा या 8 से कटेगा? 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा, 8 से। 8 एक नम 8, 8 से 14, 8 साई 64, यानी 8 से कोई भी संख्या हो गई विषम संख्याओं विषम पूर्णांकों के वर्ग का जो मध्य का अंतर होगा वो सदैव 8 से विभाज्य होगा। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आइए 59 करते हैं। देखिए बहुविकल्प आधारित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक घट जाता है या काट लिए जाते हैं। किसी विद्यार्थी को 120 प्रश्न हल करने पर 80 अंक प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें कि वस्तुतः उसने कितने प्रश्नों को सही रूप में हल किया है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं, यदि आप ऑप्शन से उठाते हैं तब भी पर सही हो जाएगा। हाँ, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग इसमें ये लगाइए कि 120 प्रश्न उसने हल कर लिया और 80 नंबर प्राप्त कर लिया। 80 नंबर प्राप्त कर लिया तो पूछ रहा है कितने प्रश्न उसने सही रूप से किया है जिससे कि उसको 80 अंक मिले हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो पहले तो ऑप्शन से देखेंगे तो आप बिल्कुल से आसान तरीके से काट सकते हैं। देखिए 30 तो वो सही करेगा नहीं, क्योंकि 30 करेगा 30 ही पाएगा। हाँ, तो ये तो ऑप्शन पहला क्या हो गया? गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या है? 80 अंक पाया तो 70 सही करेगा क्या? उससे ज्यादा सही करेगा, यानी कि दूसरा भी क्या हो गया? गलत। देखिए चौथा क्या है? चौथा भी तो क्या है? गलत है वो भी। हाँ, देखिए 120 प्रश्न हल किया, उसने 80 अंक प्राप्त किया, यानी कि कुछ उसका जो गलत किया प्रश्न को उसका कट गया अंक ना। तो कितने सही किया है? यानी 80 से ज्यादा सही किया होगा, क्योंकि 80 तो उसने प्राप्त किया अंक। तो ये भी क्या हो गया? 4 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा क्या? 3।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और कैसे करते हैं ये चीज थोड़ा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 90। ठीक, क्लियर हो रहा है। 90 ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। देखिए 90 अंक, 90 क्वेश्चन मान लीजिए उसमें दिया है सही आंसर, वो तो सही तो है ही है, लेकिन इसको हमें चेक करना है यह सही है या गलत। देखिए 90 क्वेश्चन उसने सही किया, 90 क्वेश्चन उसने सही किया, लेकिन कुल क्वेश्चन कितने किया? 120 क्वेश्चन किया। कितने किया? 120 क्वेश्चन किया। 120 में से उसका 90 सही, तो गलत कितना? 30 गलत हो गया। ठीक है, 30 गलत हो गया। अब 30 जो गलत कर दिया, एक अंक पे कितने अंक काट लिए जाते हैं? 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 30 उसने गलत किया और 1/3 काट लिया जाता है, तो 30 प्रश्न का जो गलत अंक का कितना काटा जाएगा? अंक गलत क्वेश्चन का कितना अंक काटे जाएगा? तो 3 एकम 3 कितना? 10। यानी कि उसने 10 अंक अपने से ही क्या कर लिया? गलत क्वेश्चन करने के बाद उसने 10 नंबर अपने सही मार्क्स से कटवा लिया। तो जब 90 में से 90 तो उसने पाया पूरा सही सही किया क्वेश्चन, 90 में से 10 को घटा देंगे तो बचेगा 80। ठीक है, और यही तो कह रहा है कि 80 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, 80 अंक प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ऑप्शन पे देखिए क्यूब 1331 क्यूब गुणे क्यूब 216 प्लस क्यूब 729 प्लस क्यूब 64, इसको हल करना है। देखिए आप सबको पता है कि किसका ये घन है? 1331 किसका घन है? तो 11 का घन है। 11 ग्राम में 121 और 121 ग्राम में 1331 होता है। तो इसका जब घन निकालेंगे आएगा 11 आएगा। 216 किसका है? तो 216 6 का घन है। 6 छंग 36, 36 छंगम 216, यहाँ पे 6 प्लस 729 किसका है? तो 9 9 81, 81 नयम 729, 9 प्लस 64 किसका घन है? तो 4 चौक 16 और 16 चौको 64, 4 का घन है। 11 6 का 66 प्लस 9 4 13, जोड़ दीजिए इसको, 6 3 9 और 6 1 7, तो 79 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए क्या कह रहा है। यदि त्रिभुज का मतलब दिया हुआ है योग होता है, और ये वर्ग का मतलब दिया हुआ है गुणा होता है। ठीक, तो दिया हुआ है 42 यानी 4.2, ये त्रिभुज के बाद 71 7.1 यानी फिर वर्ग फिर 5 बराबर में क्या होगा? ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसके स्थान पे हम चिन्ह रखेंगे प्लस, तो 4.2 प्लस 7.1, इसके स्थान पर क्या रखें? तो गुणा रख देंगे। यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाया, बराबर में जब इसको हल करेंगे, देखिए काटिए, इसको पहले इसमें गुणा कराइए, इसको तो जोड़ना है। 4.2 प्लस 5 एकम 5, 5 सते 35, ठीक है, इतना आया 35.5 आया, और इसमें क्या जोड़ देना है? 4.2, तो 5 2 7.5 4 9 और ये 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 39.7 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 61 का 4 हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 62, बिल्कुल ही आसान सवाल आए हुए थे इसमें। यदि आपने, मुझे उम्मीद है कि आप जो इसका पेपर हुआ है 25 में 25 मैथ करके आए होंगे।
देखिए 62 क्या कह रहा है, 2/5 का 5/2 का मतलब गुणा होता है, आपको पता है। तो 2/5 गुणे 5/2, ये क्या खत्म हो गया, आंसर 1। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए वह संख्या क्या है, x मान लीजिए। उस संख्या का 40%, परसेंट का मतलब 40/100, फिर का 20%, इसी का 20%, 20/100 कितना है, 8 है। यहाँ 0 से 0, 2 0 खत्म, और 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म। तो x बराबर, जैसे 100 उधर चला जाएगा, x बराबर 100। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 63 का 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 64 करते हैं, देखिए 64, क्वेश्चन नंबर 64। तो साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जो ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो पढ़ने के लिए, क्लास करने के लिए आप तक वीडियो पहुंच सके, जिससे कि आप लोग देख सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तो देखिए हम क्लास स्टार्ट किए हैं। इस समय हमारी जो क्लास है डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, उसके आगे की क्लास अभी जस्ट शाम को हमारी ये क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। 12 कलमों की कीमत 30 रुपये है तो 26 कलमों की कीमत क्या होगी। देखिए 12 कलम है, इनका जो कीमत है 30 रुपये है। हमको पूछा क्या है, 26 कलम की कीमत पूछ रखा है। ठीक है, 26 कलमों की कीमत। ठीक, देखिए 12 कलमों की कीमत 30, एक कलम की कीमत कितने हो जाएगी, तो 30/12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, यानी कि 5/2। इसको जब भाग दिलाएंगे 2 दूनी 4, यानी 2.5 रुपये आ जाएगा। तो 26 कलम की कीमत हमको पूछा है, तो 26 गुणे में 2.5, देखिए इसको हटाइए, यहाँ 10 लगाइए, 5 5 25, 5 दूना 10 और 2 13 हम में 26, 13 5 65। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। देखिए औसत का, एवरेज का सवाल आया हुआ था, एक बहुत बढ़िया सवाल था। देखिए 5 विषय में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है, उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है, तो छठे विषय में उसने कितना अंक प्राप्त किया था। देखिए 5वें विषय में उसको कितना औसत प्राप्त हुआ था, 72 प्राप्त हुआ था। इसको हम 5 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 1 36, 360। और फिर कह रहा है उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है। छठा का क्या है, 75 हो जाता है। इसमें 6 से गुणा कराइए, 6 पंचे 30 और 6 से 42, 42 3 45 हो जाएगा। अब देखिए जो बड़ी संख्या है उसी से छोटी वाली को घटा देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 450 में से 360 घटाइए, ठीक, 0, 15 से 6 गए 9, कितना बचा, 90। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। देखिए ये भी कितना बेहतरीन सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, 1.08 प्लस 0.03 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे में 1.08 गुणे 0.03, ये चीज़ हमको निकालना है। देखिए एक सूत्र बना रहा है, कौन सा सूत्र बना रहा है, आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, समझते जाना, 4ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर।
इसको तोड़कर हम चेक करें ताकि आपको पता चले कि सही होता है या गलत। देखिए इसको हम तोड़ेंगे जब, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इतने का पहले तोड़ते हैं, ठीक है। अभी हमको इससे मतलब नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आगे क्या दिया हुआ है माइनस 4ab बराबर, ये तो इसको हमें लाना है ये चीज़। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab घटाएंगे तो माइनस 2ab बचेगा ना। तो ये किसका सूत्र बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वही चीज़ तो यहाँ पर हम लोग रखे हैं पहले से, ठीक। तो इस तरह से ये एक सूत्र बना रहा है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या दिया हुआ है 1.08 माइनस 0.03 का स्क्वायर, इतने का हम हल कर दें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको घटाइए आप अंदर से, पहले 8 में से 3 गए 5, 0 में से 0 गए 0, यहाँ दशमलव है दशमलव लगा दिया, 1 में से 0 गए 1 का स्क्वायर, सही है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यानी जब इसको हम वर्ग करेंगे, वर्ग से बाहर निकालेंगे, वर्ग करेंगे तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन 2 दिया हुआ है। लेकिन क्या हो सकता है, देखिए इसको वर्ग भी करिए आप। वर्ग निकालने के लिए हमने आपको बताया था एक वीडियो में, जैसे मान के लिए 105 है, कुछ समय के लिए दशमलव को आप भूल जाइए, ठीक। 105 का वर्ग हमें निकालना है। 105 का वर्ग निकालने के लिए जो जिसमें लास्ट में 5 रहता है, कौन सा ट्रिक बताए थे, सही है, सही। देखिए 5 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, और 10 बचा 10 से हम अगली संख्या में गुणा कर देंगे, यानी 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। अब 10 को हम किस में गुणा करा देंगे 11 में करा देंगे, 10 से कम 10 की 0, 10 से कम 10 1 11, यानी कि 110 हो जाएगा, ठीक है। और कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 था, अब जो वर्क कर दें तो 4 अंक पे हमको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.1025, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, इसका 66 का 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 है, 2 असहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, उनका अंतर है, उनकी लब्धि है, उनका योग है, उनका गुणनफल है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, देखिए मान लीजिए 17 है 19 है। अब देखिए इसमें सब में, इसमें और इसमें 1 तो छिपा रहता है ना, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इनके दोनों का मासा क्या होता है 1 होता है, तो हमेशा क्या दर्शाता है 1 का गुणज, यानी उनका गुणनफल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल आया हुआ था, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, नन्हा सा मुन्ना सा। देखिए ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किए जाने का समय 2:3 के अनुपात में है, तो उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अभी ये सब चैप्टर जो हैं हम आप लोगों को नहीं बताए हैं, जिस समय हम ये चैप्टर आपको बताएंगे सारा एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। देखिए तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ए और बी का रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, ए बी, उनका पूंजी निवेश, तो जो निवेश वाली पूंजी है यहाँ लिखिए, निवेश वाली पूंजी अनुपात में कितना है, अनुपात कितना है तो 3:5 है, ठीक है। और उनका लाभ का अनुपात क्या है, देखिए इसमें एक रूल है, निवेश का अनुपात यहाँ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे टाइम का अनुपात लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ प्रॉफिट का अनुपात लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसको हम बताएंगे आपको। तो टाइम का अनुपात क्या दिया हुआ है, कितने वर्ष में
के अनुपात में निवेश किया, उनके द्वारा निवेश किए जाने का समय 2:3 है। टाइम का अनुपात दिया हुआ है, हमको प्रॉफिट का अनुपात पूछा है, तो उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। तो इसको सामने सामने गुणा करा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये 3 दूनी, देखिए कुछ कट रहा है अधिक तो काट भी सकते हैं, यहां से इसको काट दीजिए क्योंकि कट रहा है, ठीक है। जैसे कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2 और यहाँ क्या बचा 5। तो इसका जो प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा 2:5। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका 4 आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं, 69 पे। देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल आया हुआ था, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आपको। अब ये सारे चैप्टर हमको बताना है, आपको पढ़ाना है। देखिए 69 क्या कह रहा है, ए और बी दो मित्रों ने संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय शुरू किया। बी का निवेश ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 तो 1,60,000 रुपए के वार्षिक लाभ में बी का लाभ शेयर करें, लाभ शेयर ज्ञात करें, ठीक। देखिए ए और बी उसी मेथड से हम इसको हल करेंगे, जिसके जो अभी बताए थे आपको, इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखिए फिर से लिख लेते हैं इसका रेशियो A/B। ध्यान दीजिए कि कह रहा है बी का निवेश ए द्वारा किए गए निवेश का 1/4 है। मान लीजिए ये 4 रुपए निवेश करता है, मान लीजिए ये 4 रुपए निवेश करता है, तो ये 1/4 निवेश करता है, यानी कि 1 रुपए निवेश करेगा। सीधी सी बात है, ए के द्वारा बी का निवेश ए के द्वारा किए गए निवेश का 1/4 कौन निवेश करता है, एक। आप देखिए मान लीजिए कोई भी वर्ड मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए 20 मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ए 20 निवेश करता है, तो इसका 1/4 कितना होगा, 4×5 = 20। तो बी कितना निवेश करेगा, 5। आप 20 ही मान लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। तो यहाँ मान लीजिए ए का 20 है और इसका क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है, निवेश किया और इतने का लाभ हुआ, कितना 1,60,000 रुपए का कुल लाभ हुआ। यहाँ देखिए टाइम का रेशियो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, यानी वर्ष के अंत में, वर्ष के वार्षिक लाभ बोल रहा है, तो एक एक कर लीजिए यहाँ पे दोनों को सेम। अब इसको क्या करिए थे हम, यदि कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। 5 × 5, 5×4 = 20। देखिए 4 × 4 हो जाएगा और यहाँ क्या 1 × 1 हो जाएगा। अब इन दोनों ये क्या निकल कर आया हमारा, ये था निवेश, ठीक, और ये था टाइम का रेशियो, और ये क्या है, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ठीक। तो 4 × 1 = 5। 5 भाग की वैल्यू कितना दिया है, 1,60,000 रुपए दिया है। 5 भाग 4 × 1 = 5, 5 भाग यानी दोनों का तो संयुक्त प्रॉफिट है ना, उसमें जुड़ा हुआ है, दोनों का है इकट्ठा। तो 5 भाग का दिया है 1,60,000, ठीक है। हमको पूछ किसका रहा है, तो बी के लाभ का शेयर पूछ रहा है, यानी 1 भाग की वैल्यू हमको निकालना है। तो 1 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको काट दीजिए, 5 × 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10, यानी कि 32,000 इसका आंसर हो जाएगा 1 भाग की वैल्यू, ठीक, 32,000 ये। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। देखिए ये भी एक प्यारा सा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, क्या कह रहा है, पाइप X किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। पाइप X और Y दोनों एक साथ टंकी को भरने में 12 मिनट का समय लेते हैं, तो अकेले पाइप Y से टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए X भरता है कितने मिनट में, 20 मिनट में, और X और Y दोनों मिलकर भरते हैं कितने मिनट में, तो 12 मिनट में भरते हैं। देखिए यहाँ पे काम समय का क्वेश्चन हुआ, ये देखिए यहाँ पे पाइप और टंकी का जो हमारा मेथड होगा बिल्कुल से शॉर्ट मेथड होगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से बताएंगे। आप देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको हम
दो मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको बेहतरीन लगेगा वही मेथड हम आपको बताएंगे जी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 20 और 12 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 60 होगा। तो 20 नहीं 60, यहाँ से जब 20 से हम 60 में भाग दिलाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 12 का जब 60 में भाग दिलाएंगे कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60। यानी कि ये क्या होता है, ये इसकी डिफिशियंसी होती है, यानी इसकी कार्य करने की क्षमता होती है ये चीज। ठीक है, ये क्षमता हो गया और ये पूरा कार्य हो गया। ये क्या हो गया, इसका जो एलसीएम लेते हैं ये पूरा कार्य हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए x प्लस वाई दोनों की कार्य क्षमता 5 है और x की अकेले की कार्य क्षमता 3 है। यहाँ देखिए यहाँ पे x प्लस वाई की कार्य क्षमता 5 दिया हुआ है और यहाँ x की अकेले की कार्य क्षमता 3 दिया हुआ है। तो हम इसमें 3 घटा देंगे, क्या आएगा, हमें y का कार्य क्षमता निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर 2। y की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए 2 यानी पूछ रहा इसमें y से टंकी भरने में कितना समय लगेगा, y का अकेले का पूछा है और कुल कार्य कितना दिया हुआ है 60। तो 60 बटे में 2, इसको काटिए कितना आ गया, 30 मिनट। ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल था और एक लाइन में इसका आंसर हो गया। आप इसको आसानी से कर सकते हैं यदि आप पढ़ लिए अच्छे से, तो इतना सब पेन चलाने की या मार्कर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। राधिका अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग रेल से तय करती है और 7/20 भाग बस से और शेष भाग इतने किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, यात्रा तय की। ठीक, देखिए मान के चलिए कुल भाग 1 है, क्या है, 1 है। उसने 3/5 भाग रेल से तय किया, तो रेल के द्वारा कितना 3/5, तो इसमें से घटा दीजिए, 1 में से, 1 मिनट मार्कर नहीं चल रहा है, 1 में से जब 3/5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 1 गए 5 कम 5 में से 3 गए 2, यानी 2/5। 1 में से जब इतना घटाएंगे तो अभी इतना काम बाकी है, बाकी वो चल चुका रेल के माध्यम से। ठीक है, अभी शेष है ये। तो फिर क्या कह रहा है, 7/20 भाग बस से, तो 2/5 में से शेष में से तो घटाएंगे, माइनस 7/20 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूना 8, 8 में से 7 में 1/20 आ जाएगा। ये भी शेष आ गया और बाकी क्या बस के द्वारा चला गया हो ना, वो बस द्वारा तय कर लिया। तो शेष कितना बचा, 1/20। अब कह रहा शेष दूरी 6.5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की यात्रा। ठीक है, अब देखिए ये शेष का मान दिया हुआ है 6.5, यानी 6.5 भाग का मान दिया है 1/20। अब इसको ऊपर ले जाइए, 6.5 गुणे में 20/1। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाइए, यहाँ 10 करिए, 0 0, 65 दुनाई 130 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 71 का 2। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। देखिए, किसी सप्तभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है, तो इसका क्या होता है, इसका 900 होता है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका 72 का ऑप्शन नंबर 1 होता है, 1 है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, 73 है। किस संख्या का 45% 18 है, मानव संख्या है x। ठीक, इस x का 45% क्या है, 18 है। काट दीजिए, 9 5 45, 9 दूनी 18 और इससे 5 दूनी 10 20, तो x बराबर 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर 73 का 1। अगला क्वेश्चन, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, 74 है।
निम्नांकित में से कौन सी वर्ग संख्या घन संख्या है? देखिए हमको चेक करना है कौन सी घन संख्या है। ऑप्शन एक है 81 और दूसरा है 484, तीसरा है 225 और चौथा है 64। पहला है 81, दूसरा है 484, तीसरा है 225, चौथा है 64। देखिए 9 9 81 ये वर्ग है 9 का, ठीक। 484 ये भी क्या है, यानी कि 24 का क्या है, ये 22 का होगा। दो दूनी 4, दो दूनी 4, 4 4, हाँ तो ये 22 का वर्ग है, ठीक। और ये 15 का वर्ग है। ये क्या है, ये वर्ग भी है और घन भी है। ये 8 का वर्ग है और 4 का घन है। 4 चौक 16, चौको 64, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। देखिए 1-2 क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए, उसके बाद आंसर मिल जाएगा आपको। 14, 7 और 12 का औसत निकालना है। ऑप्शन डी पहले उठाते हैं। डी 14, 7, 12 का देखिए कितनी संख्या, 1 2 3, 3 से भाग। 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 12 कितना हो जाएगा, 21 12 हो जाएगा 33, 33 बटे में 3 क्या आएगा 11, ठीक है। तो डी का ऑप्शन नंबर 2, D2 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 D2। आप तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। कोई और ऑप्शन चेक करते हैं। एक तो कट गया पहले से ही 4 वाला, ये तीसरा वाला कट गया। और कोई और संख्या उठाइए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। सी उठाइए, अब सी उठाइए। देखिए 4, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है तो इसको क्रम से लगाइए। 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 7 7 2 बार है और 8, 1 2 3 4 5 6 7, कितना दिया हुआ है 7, 3 इधर 3 इधर, क्या आया 4। तो इसकी माध्यिका क्या आएगी 4। तो सी का 1 किस में दिया हुआ है, सी का 1, यानी कि देखिए पहले में दिया हुआ है और दूसरे में दिया हुआ है। ये भी चौथा नंबर ऑप्शन भी कट गया। अब हम और एक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फाइंड आउट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब बहुलक निकाल लीजिए। देखिए तो सरल है। ऑप्शन ए नंबर का क्या है, इस बहुलक क्या दिया हुआ है 9 है, ऑप्शन वो 9 दिया हुआ है इसका बहुलक। तो ए का 3 इसमें दिया है, ए का 3 तो ये दिया हुआ है ए का 3। देखिए आप पकड़ लिए, पूरा हल भी नहीं करना पड़ा। तो 75 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। 75 का ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हम सारे 25 जो ग्रुप डी हाई कोर्ट ग्रुप डी का 25 मैथ का क्वेश्चन था उसको हमने करा दिया है। और तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो आज का? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट मैथ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, जो शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक ट्रिक्स दोनों ट्रिक्स से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा और सिखाऊंगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।